ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 4। मैं आज 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, इन स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे कमेंट्स आज मिल रहे हैं बच्चों से, जो यूट्यूब में कमेंट्स बच्चे दे रहे हैं या जो मेरे फिजिकल क्लासेस में आ रहे हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी, बिकॉज आई हैव फर्स्टली एक्सप्लेन द बेसिक लॉजिक्स। पहले बच्चे कहते थे जी समझ कुछ कम आता था, क्योंकि डायरेक्टली हम हाई लेवल पे चले जाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आपको मैं ज्यादा अच्छी तरह से बता पा रहा हूं। तो चलिए जी, आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। इन लेक्चर्स में मैंने हार्ड वर्क बड़ा किया है। मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए, मैंने पीपीटीज आपके लिए बनाई है, मैंने कुछ वेबसाइट्स को ढूंढा है और बड़े प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स, रिलेशनशिप एग्जांपल्स दिए, जिससे कि आपको लॉजिकली वो बातें समझ आए। ठीक है ना? तो आप रजिस्टर ओपन करें, कमर बिल्कुल सीधी करें और हेडिंग लिखें ग्रेट मॉर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ। बेटे हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल, एंड देयर आर 10 मॉड्यूल्स एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। बेटे 10 मॉड्यूल्स हैं, इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं। आपको पता है मैंने 10 मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं इन दिस, एंड दिस इज बेसिक्स इन। ये जो हम कर रहे हैं इसका नाम है बेसिक्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये 15 कंसेप्ट ध्यान से समझ लिए है ना, तो आपको लॉजिकली सब बातें समझ आ जाएंगी। तो आइए जी, हमने आई थिंक वी हैव डिस्कस सो मेनी डिफरेंट कंसेप्ट्स, तो अभी हम देखेंगे आज। पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ हैंड रिटन स्लाइड से लिखें और फिर नोट तो करना ही है, लेकिन आज के लेक्चर में, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आई मीन बाय रिटर्न, एंड स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर रिस्क की धज्जियां उड़ा दी। बेटा रिस्क है क्या, क्या सोचते हो आप? मन हूं करे घबराए, है ना, जब आपको डर लगता है अनसर्टेनिटी से, दैट इज नथिंग बट रिस्क। बिकॉज वी हैव टू डू इट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट रिस्क की बातें करेंगे, एंड वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। आज हम कुछ आगे जाएंगे। आज मैं आपको रिलेशनशिप बताने वाला हूं, लेकिन बेटे कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे की देखिए आप, कमर बिल्कुल सीधा होकर बैठा हुआ है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। आप सभी को खुश रहना है, चेयरफुल रहना है, जॉली नेचर का रहना है। आइए जी, हम शुरू करें कहानी किस्मत की, और एक छोटी सी कहानी लिखी है आपके लिए, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट टेंस में रहना है। पेपर होगा, कब होगा, कैसे आएगा, फिर क्या करेंगे, सब छोड़ दीजिए। आप अपना 100% अभी दीजिए, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आइए जी, इन बढ़िया बढ़िया बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। कहानी किस्मत की, कहानी रिस्क एंड रिटर्न की, बिकॉज आई वॉन्ट टू मैनेज माई पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के दो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं, मैं कहता हूं, वन इज नेम्ड एज रिस्क एंड सेकंड इज नेम्ड एज रिटर्न। वन इज नेम्ड एज रिस्क एंड सेकंड इज नेम्ड एज रिटर्न। अब मैं आज आपसे एक बात पूछूंगा कि मैंने बड़ी सारी बातें की, रिटर्न की और रिस्क की, क्या लगता है इसमें डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है और इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कमर सीधी भी नहीं की और अभी तक रजिस्टर भी ओपन नहीं किया। थप्पड़ मारूं खींच के उसके मुंह पे। बेटे ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? टाई पहन के खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, कैसी बातें बेटे, ऐसे नहीं करो यार आप। मैं आज आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं, आपसे मैंने क्वेश्चन किया, आप बताइए रिस्क एंड रिटर्न की रिलेशनशिप में, बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो क्या लगता है, रिस्क ज्यादा बड़ा है या रिटर्न ज्यादा बड़ा है, या रिस्क डोमिनेटिंग है या रिटर्न डोमिनेटिंग है? मतलब एक डोमिनेटिंग होगा, एक डोमिनेटेड होगा। जैसे हस्बैंड डोमिनेटिंग है या वाइफ डोमिनेटेड है, वी हैव टू सी, करीना, मैं बात करूं आलिया भट्ट की, आलिया भट्ट कपूर की और रणबीर कपूर की, इन दोनों में से कौन डोमिनेटिंग नेचर का है और कौन डोमिनेटेड नेचर का है? आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो सब समझ चुके हैं। तो आप बताइए, आपके हिसाब से, मैं अगर रिस्क रिटर्न की बात करूं तो मैंने दो मटके बनाए, एक में बनाया रिस्क और एक में बनाया रिटर्न। मैंने पहले रिस्क
का रिस्क के घड़े से रिटर्न के घड़े तक गया, ये बताने की कोशिश की कि क्या रिस्क रिटर्न को इफेक्ट करेगा। मुझे नहीं पता, आपने बताना है, बिकॉज यू आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो। बेटे आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, आपको साथ में कम्युनिकेट करना है। अज्यूम करते हैं कि पहले सिनेरियो में मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, दिस इज इंडिपेंडेंट, मान लेते हैं इफ रिस्क इज इंडिपेंडेंट, इफ रिस्क इज इंडिपेंडेंट एंड रिटर्न इज इंडिपेंडेंट, रिटर्न इंडिपेंडेंट है। आराम से बेटे चेक करो, इसका मतलब रिस्क क्या शक्तिशाली है, क्या उसमें ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, मतलब आप रिस्क को ज्यादा ले सकते हैं या कम कर सकते हैं और रिटर्न उसके हिसाब से होगा। जैसे आप चाहते तो खाली बीए पास, बीकॉम पास या आप जस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी करते तो आपका रिस्क फैक्टर कम होता तो रिटर्न भी कम मिलता, आपकी जॉब भी वैसी लगती। बट आप अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट इट बी सीएफए यूएसए, लेट इट बी एसीसीए, लेट इट बी सीएमए यूएसए, लेट इट बी सीपीए यूएसए, लेट इट बी इंडियन सीए, लेट इट बी इंडियन सीएस, लेट इट बी इंडियन सीएमए, लेट इट बी एफआरएम, आई एम नॉट अवेयर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं भी चाहे कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस इट मींस यू आर टेकिंग मोर रिस्क, तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। एक बात समझ आ रही है मेरी इस बात से कि रिस्क एक डोमिनेटिंग फैक्टर है और रिटर्न एक डोमिनेटेड फैक्टर है, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि आपको रिस्क कितना लेना है। इट मींस रिस्क इज इंडिपेंडेंट एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट। आप बैंक एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यू विल बी गेटिंग ओनली 6 to 7 8% एज इंटरेस्ट, तो इसका मतलब वो रिटर्न जो 6-7% का है वो आपके रिस्क कैपेसिटी पे, रिस्क टेकिंग पे आप डिपेंड करा। अच्छा, आप डायरेक्टली टीसीएस के शेयर्स भी ले सकते हैं, अंबुजा सीमेंट के शेयर्स ले सकते हैं, एसीसी सीमेंट के शेयर्स, इट मींस डायरेक्टली यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, इट मींस यू आर रेडी टू टेक मोर रिस्क, इट मींस यू विल बी गेटिंग मोर रिटर्न। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। बेटे गर्मियां होना, समर्स होना और आइसक्रीम का ज्यादा बिकना, आप बताइए कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। समर्स का होना, समर का होना इज इंडिपेंडेंट और आइसक्रीम का बिकना गर्मियों में दैट इज डिपेंडेंट। सर्दियों का होना, विंटर्स का होना और चाय ज्यादा बिकना, मैं कहूंगा दैट इज डिपेंडेंट। मतलब चाय बेचना इज डिपेंडेंट, चाय का बिकना इज डिपेंडेंट, विंटर्स का होना इज इंडिपेंडेंट। जैसे आपका हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। तो बताइए एग्जामिनेशन का सक्सेस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बेटे एग्जाम का सक्सेस डिपेंडेंट है, हार्ड वर्क इंडिपेंडेंट है। इट मींस इस दुनिया में हम कई बार दो वेरिएबल्स को जब रीड करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था? कुछ बच्चे कहेंगे पहले मुर्गी थी फिर अंडा था, कुछ बच्चे कहेंगे पहले अंडा था फिर मुर्गी थी। ठीक है, मुर्गी अंडे की लड़ाई भी अभी नहीं पढ़ रहे, बट एक बात तो समझ आती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप में एक फैक्टर, एक वेरिएबल ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसको बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट है, और दूसरा डिपेंडेंट है। तो वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज डिपेंडेंट। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं। रिस्क इज इंडिपेंडेंट एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट। तो मैंने आज आपके सामने फिर यहां पे भी एक बात आपसे पूछनी थी कि रिटर्न ज्यादा इंडिपेंडेंट है, तो बेटे वो समझ आ ही चुका है। एक बच्चा कह रहा है जी लिखना है, बेटे अगर आपकी मर्जी है, मैंने तो बड़ी मेहनत करी है, अभी हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, है ना, अभी मैं दूसरी स्लाइड्स भी दिखाने वाला हूं। लिखनी दोनों है, हैंड रिटन भी लिखनी है, वो भी लिखनी है। आपको क्लासरूम का इफेक्ट आएगा बेटे अगर आप सच में मेरी बात को मानोगे। मोबाइल फोन बंद करके, कमर सीधी करके आप अलग पेज में लिखो ना, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो मैंने लिखा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में लिखा समर्स, डिपेंडेंट में लिखा सेल ऑफ आइसक्रीम्स, इंडिपेंडेंट में लिखा रेनफॉल, 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 और डिपेंडेंट में आ गया क्या? क्या आया डिपेंडेंट में? क्या आया बेटे? ये लो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लो मैं हाईलाइट कर देता हूं, अम्ब्रेलास। मतलब इसमें आ गया अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास का बिकना। बारिश का होना इज इंडिपेंडेंट, छाते का ज्यादा बिकना इज डिपेंडेंट।
आलिया 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 भट्ट की बात कर रहा हूं और रणबीर कपूर की बात कर रहा हूं। बताइए जी, इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? आपका हार्ड वर्क इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए, एंड सक्सेस इन एग्जाम इट इज डिपेंडेंट। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ चुके हैं। मैं भूपेश आनंद अब एक नई बात बताकर उस स्लाइड में आने वाला हूं। अभी तक हमें यह समझ आ गया कि रिस्क इंडिपेंडेंट है और रिटर्न डिपेंडेंट है, लेकिन बेटे सवाल ये आता है कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे क्या उतना ज्यादा रिटर्न होगा? यस, अभी तक तुमने यही सीखा है। इसका मतलब रिस्क ज्यादा कौन लेता है और कम कौन लेता है? रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड करेंगे। वी विल सी दैट there are 3 types of people all over the world. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल कर्व की बात बताई थी कि पूरी दुनिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। 50% एरिया लेफ्ट हैंड साइड में, 50% एरिया राइट हैंड साइड में। मैं आज आपको एक बात दूसरी बताने वाला हूं। चलिए पहले आप एक बार इसमें आ जाइए। मैं भूपेश आनंद बेटा यहां पर आ चुका हूं। आज आपके सामने मैंने दूसरी स्लाइड्स पर प्रिपेयर किए हैं और यहां पर बड़ा प्यारा सा मैंने आज आपको एक बात बतानी है। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। मैं भूपेश आनंद अभी तक पता है कंसेप्ट 5 करा चुका हूं, अब मैं 6th में आ गया हूं और 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कहा रिस्क और रिटर्न की मोहब्बत की बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, 2.5 अक्षर प्रेम के। तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा? रिस्क इज इंडिपेंडेंट। आप सब लिखिए जी, रिस्क इज डोमिनेटिंग। आप डोमिनेटिंग भी लिख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, आप शक्तिशाली भी लिख सकते हैं, आप पावरफुल भी लिख सकते हैं, बट मैं कहता हूं आप इंडिपेंडेंट लिखिए। और रिटर्न इज डिपेंडेंट, सब बच्चे लिखेंगे। देखिए एक बात मैं बताऊं, आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आने वाला है। रिस्क इज इंडिपेंडेंट, रिटर्न इज डिपेंडेंट। अभी हमने सीख लिया रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे, जितनी ज्यादा रूह अफ़ज़ा डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इट मींस रिस्क, हायर द रिस्क हाई विल बी द रिटर्न। ये बात अभी हम लिख रहे हैं, इसको धीरे धीरे चर्चा करके थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अभी लिख लीजिए, रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। बेटे मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि डायरेक्टली हैं, बट कुछ लेवल के बाद इफेक्ट थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। अभी देखेंगे बेटे, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का नहीं, खाली बात समझने का। आप लिखें, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ा प्यारा सा एक कर्व लेकर आया हूं। बनाना नहीं है, अभी नहीं बनाना। अभी पहले आपने मेरी इस बात को समझना है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपने अब ये समझना है कि रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिटर्न से। बेटे दोनों करेंगे, हैंड रिटन स्लाइड्स भी और पीपीटीज भी, दोनों की चर्चा करेंगे, सारी नॉलेज को समझेंगे, च्यवनप्राश बनाएंगे, 555 घुट्टी मुगली घुट्टी पिएंगे। तो आप बस नोट करते जाएं, सब कुछ इंटररिलेटेड है। अभी हमने सीखा रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे हैव अ लीनियर रिलेशनशिप। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि रिस्क मैं कितना लूं, एक इन्वेस्टर रिस्क कितना ले। आप अगर 3 लोगों से बात करें तो सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग होंगे। कोई कहेगा नरेंद्र मोदी जी को नहीं आना चाहिए, कोई कहेगा नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए, कोई कहेगा पता नहीं। आप में से मैं पूछूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कोई कहेगा ये कोर्स अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा नहीं है, कोई कहेगा पता नहीं। It means there are, we all are divided normally. So the point is, how much risk I want to take, it depends upon your nature, it depends upon your philosophy, it depends upon your behavior, and that nature, that behavior depends upon so many factors. अभी हम उन फैक्टर्स में नहीं जा रहे। मैं इस समय आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या बाकी फैक्टर्स अभी नहीं बता रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिलेशनशिप में रिस्क कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। हाउ मच इंसिडेंस ऑफ रिस्क लिखना है बेटे, लिखना है। हाउ मच इंसिडेंस ऑफ रिस्क, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन
देयर आर 3 पर्सनैलिटीज एज वी हैव सीन इन द नॉर्मल कर्व। 3 तरह के लोग होते हैं जी, आप अपने घर में देख लीजिए, सबका नेचर एक जैसा नहीं है, किसी का कुछ नेचर है, किसी का कुछ नेचर है, किसी का कुछ नेचर है, कोई जल्दी गुस्से में आ जाता है, कोई आराम से रहता है, कोई शांत है, कोई मतलब वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर। सिमिलरली वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े एग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी मच एग्रेसिव, दे आर वेरी मच एग्रेसिव, दे आर वेरी मच एग्रेसिव, बड़े ही ज्यादा एग्रेसिव होंगे। देखिए पेन लिखा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं अभी लिखेगा। मैं कहता हूं इट मींस दे आर रिस्क लवर्स। आपने कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है? कुछ बच्चे तो, लड़के तो मोटरसाइकिल बिल्कुल आराम से सीधी 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 चलाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जिगजैग वे में चलाएंगे, कभी देखा आपने? दे वो बड़ी जिगजैग वे में चलाएंगे। चलिए ठीक है, तो मैं अभी चाहता हूं आप पहले लिखे एग्रेसिव। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या होती है? मॉडरेट, दे आर मॉडरेट, दे आर मॉडरेट। अच्छा, थर्ड कंजर्वेटिव। So there are 3 types of people, you know. There are 3 types of people. One is aggressive, second are moderate, and the third are conservative. बड़ी मेहनत से मैंने ये प्रिपेयर किया बेटे, आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड बनाई है कि आप लिखेंगे। आप अब मैंने यहाँ पे लिखा that there are risk is independent factor, and how much risk you want to take, it depends upon the investor, and investor can be of 3 types. एक होते हैं aggressive, एक होते हैं moderate, एक होते हैं conservative. aggressive कौन होते हैं? जो रिस्क को लव करते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल आपने देखी जिग जैग वे में चलाते हैं कुछ बच्चे और बार बार ब्रेक मारेंगे, इट मीन्स वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब उनको मजा भी तो ज्यादा आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधी सीधी मोटरसाइकिल चलाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, इट मीन्स दे आर कंजर्वेटिव, दे डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क। अच्छा, उनको रिटर्न भी कम आएगा। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो बीच के होंगे, दे 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 टेक मॉडरेट रिस्क, उसको बोलते हैं रिस्क अवर्स। जैसे मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने एक केस स्टडी बनाई मोटरसाइकिल की। आप देखिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा ही जा रहे हैं, ये सीधा सीधा ही जा रहे हैं, तो रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप देखें, मैंने कहा कि यहां पर इसका मैंने ये बोला कि यहां पर अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल को जिगजैग वे में चला रहे हैं, तो रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि रिस्क लेने की क्षमता आप पे निर्भर करती है। आप 3 प्रकार के लोग हो सकते हो। जैसे आपने कभी देखा, आप कभी आप गए हरिद्वार में? बेटे, हरिद्वार में कभी गए हो? जहां पे गंगा जी बहती हैं, वहां पे सब लोग स्नान करने जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या है ना, वहां सीढ़ी में ही बैठ जाएंगे, सीढ़ी में बैठ जाएंगे, एक बर्तन होगा वहीं पे बैठ के पानी लेंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या है, चेन लगाई होती है उन्होंने, तो चेन पकड़ के थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा आगे, फिर वहां करेंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अच्छा, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मजा किसको आता होगा? जो स्विमिंग कर रहा है, वो रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, मजा भी ज्यादा आ रहा है। उससे कुछ कम मजा जो चेन पकड़ के नहा रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, उनको भी मजा आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना जो स्विमिंग कर रहा है। अच्छा, कुछ तो घर जैसे घर में नहाते हैं, वो वहीं पे सीढ़ी में बैठ के पानी ले रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, उनको मजा नहा के बराबर आया, घर जैसा ही लगा। इट मीन्स रिस्क लेना या ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो बड़े सारे फैक्टर्स होंगे। अभी हम उन फैक्टर्स में नहीं जा रहे, अभी हम खाली ये सीख रहे हैं कि रिस्क इज इंडिपेंडेंट एंड यू कैन टेक रिस्क, हाई रिस्क, low risk, medium risk. It depends upon your thought process, it depends upon your behavior, it depends upon your income status, it depends upon your marital status, it depends upon your education. There are huge number of factors which will tell that how much is the risk appetite you have. And because risk is independent, so in the basis of that we will have return is dependent. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात और सुनना, जब बहुत छोटे से थे ना आप, तो आप ग्राफ बनाना शुरू कर दिया था आपने। ग्राफ कैसे? मतलब आप y on x, मैंने यहां पे लिखा y on x, आप ग्राफ में 2 एक्सिस लेते थे,
एक होती थी एक्स एक्सिस, जैसे मैंने यहां पे लिखा ये एक्स एक्सिस है, और एक होती थी वाई एक्सिस। अच्छा, जनरली ना हम एक्स एक्सिस में क्या करते थे, इंडिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब दो वेरिएबल्स में से जो फैक्टर इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा। जैसे मैंने कहा रिस्क इज इंडिपेंडेंट, तो मैंने रिस्क को एक्स एक्सिस में लिखा, एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट, तो मैंने रिटर्न को डिपेंडेंट वाई एक्सिस में लिखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाई ऑन एक्स। बेटे वाई ऑन एक्स का मतलब ही यही है कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आप वाई एक्सिस में लेंगे और इंडिपेंडेंट फैक्टर आप एक्स एक्सिस में लेंगे। वैसे एक्स ऑन वाई भी हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर वाई ऑन एक्स बनाते हैं। इट मीन्स वी ऑलवेज टेक डिपेंडेंट ऑन वाई एंड इंडिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात और बताई, ये बात बताई कि रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, मैंने यहां पर एक्स एक्सिस में, इसमें एक्स एक्सिस में मैंने लिखा रिस्क, यहां पे रिस्क लेना है, यहां मैं रिस्क ले रहा हूं, और यहां पर वाई एक्सिस में अच्छा थोड़ा सा कई बार वो कैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चलिए आपको समझ तो आई है। यहां पर रिस्क ले रहे हैं और वहां पर रिटर्न ले रहे हैं, ये रिस्क है और वो रिटर्न है, तो मैंने कहा दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, तो मैंने एक लाइन प्रिपेयर कर दी। आप बनाएं पहले, बेटे बनानी है, अभी धीरे धीरे इस लाइन से मैं कर्व में आ जाऊंगा, मैं बताऊंगा कर्व में क्यों आ रहा हूं, फिर उन स्लाइड्स पे आऊंगा जो भी कर्व वाली डायरेक्टली स्लाइड थी। बेटे डायरेक्टली कर्व नहीं समझ आएगा जब तक आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। सबसे पहले मैंने बताया वाई ऑन एक्स, मैंने कहा इंडिपेंडेंट फैक्टर, मैंने कहा डिपेंडेंट फैक्टर, मैंने कहा एक्स एक्सिस, मैंने कहा वाई एक्सिस। अब धीरे धीरे मैंने फिर उसके बाद कहा डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है इस तरह की होगी या लाल रंग वाली होगी? बेटे पहले वाला ग्राफ होगा, बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितनी चीनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना मीठा होगा। जितना रिस्क फैक्टर आपका बढ़ेगा, जितना रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, आप देखो ना ये रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है, जितना रिस्क फैक्टर बढ़ेगा उतना उतना आप देखिए उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा। आप चेक करिए, जितना रिस्क फैक्टर बढ़ेगा उतना रिटर्न बढ़ेगा। इट मीन्स ये वाली लाइन सही है, लाल वाली तो बेटा गलत कह रही है। इसका मतलब रिस्क बढ़ाओ रिटर्न कम लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बताने जा रहा हूं। मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत तेज धूप से, गर्मियां चल रही थी, आपको कहीं बाहर काम था, आप मेट्रो से आए, इतनी गर्मी थी, मेट्रो से घर में पहुंचे, आपको कोई रिक्शा वाला नहीं मिला, पैदल ही आ रहे थे, इतनी गर्मी थी कि आपने जल्दी से गए और फटाफट नॉक किया, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी सो रही थी या कुछ काम कर रही थी, उन्होंने कुछ देर लगा दी आने के लिए। आपने मम्मी कहा, मम्मी इतनी देर कर दी, मम्मी इतनी देर कर दी, मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है। आप भागते हुए गए रेफ्रिजरेटर के पास, वहां से आपने ठंडा पानी निकाला, वहां से आपने लेमन निकाला, लेमन को कट किया, लेमन को स्क्वीज किया, उसका रस निकाला और आपने लेमन वाटर को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला सिप लिया, ऐसे लगा जैसे अमृत आ गया हो। आप सोचिए, आप गर्मी से आ रहे हैं, इतनी प्यास लगी है, आपने लेमन को निकाला है, ठंडे ठंडे लेमन को, ठंडे ठंडे पानी को स्क्वीज किया और आप पहला सिप ले रहे हैं जैसे अमृत आ गया हो, और आप धीरे 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 पूरा ग्लास ऑफ वाटर पी गए, लेमन वाटर। अभी आपकी प्यास पूरी बुझी नहीं थी, आपने दोबारा से दूसरा ग्लास में पानी डाला, दूसरा लेमन निकाला, फिर इस लेमन को काटा और फिर इसको स्क्वीज किया और फिर दूसरा लेमन वाटर बनाया। अब आप दोबारा पीना शुरू कर रहे हो। सुनना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपने अब फिर सिप लिया दूसरे ग्लास में से। अब मुझे बताइए, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट आपको पहले ग्लास के पहले सिप से आया था, क्या वो सेकंड क्लास के पहले सिप से आया या कुछ कम आया? उतना ही आया, मजा तो आया, सेटिस्फैक्शन तो मिली, यूटिलिटी तो मिली, लेकिन उतनी मिली जितनी पहले थी या कुछ कम? बेटे बड़ी स्वाभाविक सी बात है,
पहले क्लास के पहले सिप में जो आपको सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिली थी उससे कुछ कम मिली सेकंड क्लास के पहले सिप में। अच्छा, थर्ड क्लास पिएंगे तो सेकंड से भी कम मिलेगी। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ तो पीने का ही मन नहीं करेगा, जबकि लेमन वही है, पानी भी वही है, आप भी वही हो। बेटे इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूटिलिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस। धीरे धीरे मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक एक एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मेरे मन में अभी आ रहा है, मैंने पहले से सोच के रखा हुआ कि ये सारी बातें आपको बतानी है। तो बेटे मैं कहता हूं आपको शुरू में तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मिलेगा बेटे, बहुत ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिटर्न होगा। आप देखिए, जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न, उतना रिटर्न, उतना रिटर्न, उतना रिटर्न, उतना रिटर्न, उतना रिटर्न। लेकिन एक पॉइंट के बाद आप देखिए, इस पॉइंट के बाद ये जो मैंने यहां से बनाया, मतलब मान के चले यहां से लेके यहां तक पहला ग्लास था, धीरे धीरे आपको वो इंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, वो यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब रिस्क बढ़ रहा है, जिस लेवल पे रिस्क और रिटर्न पहले बढ़ रहे थे उस लेवल पे रिस्क और रिटर्न उस अनुपात पे नहीं बढ़ेंगे। इट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो धीरे धीरे बेटे, धीरे धीरे आप देखो ना, ये कर्व आना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे कर्व आना शुरू हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं बेटे। अगर लॉजिकली समझना है तो मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कर्व ऐसे क्यों बना है। ठीक है जी। अब आप देखिए, मैंने इसको एक बड़ा प्यारा सा कर्व बना दिया आपके लिए। बेटे इसकी ये रिलेशनशिप आएगी, है ना, जो आप यहां देख रहे हैं। ये देखिए मैंने जो कर्व बनाया था, बनाइए आप प्लीज, सभी बच्चे बनाइए। पहले जो हैंड रिटन स्लाइड थी वो भी प्रिपेयर करेंगे, ये भी बनाएंगे, सारे एग्जांपल्स लिखेंगे। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं मानेंगे, कमर सीधी करके पढ़ेंगे, थप्पड़ मैं नहीं तो मारूंगा। यहां देखिए मैंने लिखा है रिस्क, और यहां देखिए मैंने लिखा है रिटर्न, और यहां देखिए लिखा है इंडिपेंडेंट, और यहां देखिए लिखा है डिपेंडेंट। इसको बोलेंगे इट इज वाई ऑन एक्स, क्योंकि हम x में इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और y में इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहां पर देखिए आपके लिए अभी गंगा जी का एग्जांपल दिया था मैंने। क्या एग्जांपल था कि भाई हरिद्वार में लोग नहाने जाते हैं, इलाहाबाद में नहाने जाते हैं, बनारस में नहाने जाते हैं। अब कुछ लोग तो यहीं पे बैठ के नहा लेंगे, यहीं नहा लेंगे, यहीं पे नहा लेंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कुछ लोग चेन पकड़ के थोड़ा आगे जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग बीच में तैरेंगे। बताइए किसको ज्यादा मजा आएगा? जो बीच में तैरेंगे। इट मींस रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट एक लेवल के बाद उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं भूपेश आनंद अब आपके लिए दूसरी बात शुरू करने वाला हूं, और उसका नाम है रूल ऑफ डोमिनेंस। आई थिंक यहां तक सबको समझ आया। मैंने रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप बताई, मैंने ये बताया कि कर्व क्यों बनाते हैं, मैंने बताया वाई ऑन एक्स कौन होता है, मैंने बताया रिस्क इंडिपेंडेंट क्यों है, मैंने बताया रिटर्न डिपेंडेंट क्यों है। बेटे अब जो बताने जा रहा हूं, अगर आपने भी थोड़ी देर समझ लिया ना, यकीन मानिए आपके पास एक ऐसी आर्ट आ जाएगी, एक ऐसी कला आ जाएगी कि आप बड़ी सारी सिक्योरिटीज में से ऑप्टिमम सिक्योरिटीज ढूंढ पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे, और अपना पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया सा बना लोगे। जैसे आप किसी बगीचे में जाओ, उसमें गुलाब के फूल भी हैं, मोंगरे के भी हैं, रात की रानी के हैं, चमेली के भी लगे हैं। आप अपनी मनपसंद के फूल उठाओगे और अपनी झोली में डाल लोगे, अगर आपने रूल ऑफ डोमिनेंस समझ लिया। कंसेप्ट 7 वेरी वेरी प्रीशियस। यकीन मानिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको बड़ी ज्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी एग्जामिनेशन में। आप एग्जामिनेशन नहीं भी देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अमीर तो बनना ही है। तो रूल ऑफ डोमिनेंस, मैं आ गया जी, रूल ऑफ डोमिनेंस की बातें करने आ गया। मैं भूपेश आनंद, आप सब लिख रहे हैं,
पहले आप लिख रहे हैं कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7। बेटे 15 कंसेप्ट करने, 6 बता भी दिए, 7 में आ गया। कमेंट लिख के बताना तो सही कि आपको लॉजिकली ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं रियल लाइफ से जोड़कर, कभी भूलेंगे नहीं आप, उन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको रियलिटी से टच करके बता रहा हूं। आइए रूल ऑफ डोमिनेंस में पहले लिख लेते हैं, है ना। ये 2 लाइनें तो लिख लीजिए, ए पॉइंट लिख लीजिए। वाइल सिलेक्टिंग, क्योंकि मेरे को आप ये बताना है कि आपको बड़ी सारी सिक्योरिटीज दी होंगी, है ना, ये बड़ी सारी सिक्योरिटीज होंगी। अच्छा, ये रूल ऑफ डोमिनेंस बनाया किसने, मैं आपको बताऊं। एक था फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या तो मैं कहूंगा एक थे रिस्पेक्ट के साथ, बेटे उनका नाम था हैरी मार्कोविस। क्या नाम था? हैरी पॉटर नहीं बेटे, हैरी मार्को विज, बेटे हम बोल रहे हैं हैरी मार्कोविस। ये यूरोप में रहता था, इसके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी सडन, बहुत छोटा सा था, अपनी दादी जी के साथ रहता था। इसकी दादी जी अंडों का काम करती थी, मुर्गी के अंडे बेचती थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं। इसकी दादी जी रात को सोने से पहले वो जो अंडे होते थे अलग अलग बास्केट में रख देती थी। हैरी इस बात को देखता रहता था कि हर रोज मेरी दादी एक बास्केट से निकालकर अंडे अलग अलग बास्केट में क्यों रख देती है। तो दादी ने कहा, बेटे बिल्ली तो रात को जरूर आएगी, और बिल्ली को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, वो झपट्टा मारेगी किसी बास्केट में और सारे अंडे वो टूट जाएंगे। अगर सारे अंडे मैं एक ही बास्केट में रखूंगी तो सारे ही टूट जाएंगे। तो बेटे मैं क्या कर रही हूं, अंडों को अलग अलग बास्केट में सेपरेट कर रही हूं, जिससे कि बिल्ली आएगी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोविड सिनेरियो को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सावधानी तो बरत सकते हैं। वहां से हैरी मार्कोविस को एक प्रेरणा मिली, और बेटे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बड़े होकर उसको बोला गया फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या बोला गया? फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसने इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी थ्योरीज लिख दी जो आज हम थ्योरीज कर रहे हैं। उसमें एक उसने रूल ऑफ डोमिनेंस की थ्योरी बनाई, एफिशिएंट फ्रंटियर की थ्योरी बनाई, एफिशिएंट कर्व की थ्योरी बनाई, कैपिटल मार्केट लाइन की थ्योरी बनाई। जो मैं आपको आने वाले कंसेप्ट्स में बताऊंगा वो हैरी मार्कोविस की देन है। फिर उसका एक शिष्य था, मतलब स्टूडेंट, विलियम शार्प, उसने भी बड़ी सारी बातें रखी। अब बताइए, जो गुरु ऐसा हो तो शिष्य भी तो अच्छा होगा। फिर उसके दोस्त थे ट्रेन्योर, उनकी बातें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप कमर सीधी करके पहले ए पॉइंट लिख लीजिए, वाइल सिलेक्टिंग। मैं इसको रब कर रहा हूं, तब तक आप लिखें वाइल सिलेक्टिंग ऑप्टिमम सिक्योरिटीज। बड़ी सारी सिक्योरिटीज है जी, बहुत सारी सिक्योरिटीज है, झुंड है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितनी सारी चीजें खाने की होती हैं। चाट है, पाव भाजी है, मसाला डोसा है, छोले भटूरे हैं, पूड़ी छोले हैं, समोसा है। आप सब थोड़ी खा लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है। इसी तरह से इफ यू वांट टू इन्वेस्ट there are so many options, but you will be selecting only the optimum. So as per Harry Markovic, as per father of portfolio management, there is one rule of dominance which will help you in selecting the optimum securities. अच्छी securities को आप गले लगाएंगे, गले लग जा, उन securities को हम बोलेंगे optimum securities। वो कैसे करेंगे? रूल ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से करेंगे। तो अभी हम ए पॉइंट लिख रहे हैं, क्या? वाइल सिलेक्टिंग ऑप्टिमम सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। मैंने कहा ना, अब आपको रिटर्न और रिस्क हेल्प करने वाले, अगर आपको रिटर्न रिस्क समझ आ गया तो रूल 1 लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। वाइल कंपेयरिंग टू सिक्योरिटीज, जब भी आपकी कुछ दो सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे इसको बोलते हैं पेयरिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? पेयरिंग मतलब
हम दो सिक्योरिटीज को कंपेयर करेंगे। जैसे आपको सिक्योरिटीज दी है टीसीएस और आपको दिया है अंबुजा सीमेंट, दोनों बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, बट हम क्या करेंगे, इनका रिस्क देख लेंगे, इनका रिटर्न देख लेंगे, एवरेज रिस्क देख लेंगे, एवरेज रिटर्न देख लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे कि टीसीएस अच्छी है या अंबुजा सीमेंट अच्छी है। सो वी विल यूज द रूल ऑफ डोमिनेंस। पहला रूल क्या कहता है, वाइल कंपेयरिंग टू सिक्योरिटीज, मतलब टू सिक्योरिटीज कौन सी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिखा टीसीएस एंड अंबुजा सीमेंट, ठीक है। वी विल कंपेयर इफ द रिटर्न इज सेम, बड़ा सिंपल है जी, इफ द रिटर्न इज सेम देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सिक्योरिटी हैविंग लोअर रिस्क। लिख लें बेटे, सब एक्सप्लेन करूंगा। रूल 1 सब बच्चे लिखेंगे, इफ द रिटर्न इज सेम then we will give the preference to that security which has a lower risk, जरा चेक करिए, आपके सामने एग्जांपल है। मैंने लिखा जी, मान लेते हैं ये टाटा है, ये टाटा मोटर्स है और ये रिलायंस है। अज्यूम कर रहे हैं, आपको रिटर्न कैलकुलेट करना आ चुका है। ये एवरेज रिटर्न है 31% और ये एवरेज रिटर्न है रिलायंस में भी 31%, क्योंकि रूल 1 समझाना है। रूल 1 में मैंने क्या बोला, इफ रिटर्न इज सेम देन वी विल सिलेक्ट द सिक्योरिटी, वी विल से द सिक्योरिटी विच इज डोमिनेटिंग इन नेचर, वी विल सिलेक्ट दैट, एंड इफ दैट सिक्योरिटी हैज अ लोअर रिस्क, मतलब इसमें रिस्क कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है 18%, इसमें कितनी है 25%। अभी नीचे छोड़ दो, आप बताओ, आप एज ए इन्वेस्टर कौन सी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करोगे, टाटा को या रिलायंस को? या ऐसा बता दो, टाटा डोमिनेटिंग है या रिलायंस डोमिनेटिंग है, मतलब कौन सी सिक्योरिटी डोमिनेटिंग है और कौन सी सिक्योरिटी डोमिनेटेड है, मैं ये पूछ रहा हूं। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखो ना इसमें क्या लिखा था, वाइल कंपेयरिंग टू सिक्योरिटीज, जब आप दो सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे हो पेयरिंग टेक्निक से, इफ द रिटर्न इज सेम देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द सिक्योरिटी हैविंग लोअर रिस्क। आप देखो यहां पर टाटा का रिस्क कम है, 18% है डेविएशन, लेकिन यहां पर इधर देखो बेटे, यहां देखो यहां 25% है। तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे टाटा इज डोमिनेटिंग। सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे, सीएफएल मैं आपको क्या बताऊं कि इस तरह से कोई बताता नहीं है यार। एंड रिलायंस इज डोमिनेटेड। अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो चेक कर लीजिए, रिस्क इसमें बनाते हैं, देखो जी रिस्क कितना है 18-25 है ना, तो यहां पर आ गया 18% टाटा का और रिलायंस का 25% है, क्योंकि हम वाई ऑन एक्स बना रहे हैं। अब आपको समझ आ चुका वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है, ठीक है जी। अच्छा रिटर्न कितना है, दोनों का 31% है। आप बताओ कौन सी सिक्योरिटी लोगे? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें रिस्क कम है, रिटर्न दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे गले लग जा, टाटा इज मोर बेटर, टाटा इज डोमिनेटिंग। चलिए जी रूल 2 लिखिए, सब बच्चे लिख रहे हैं, पहले प्यार से लिखेंगे जी, लिख लेंगे पहले। वाइल कंपेयरिंग, 4 रूल्स हैं, 4 हैं, मैं यहीं खड़ा हूं, आप देख रहे हैं मेरा हाथ, आप टेंशन मत लें, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं खड़ा हूं, ये मेरा हाथ है, ये भूत का हाथ नहीं है, ये भूपेश आनंद का हाथ है। आप पहले लिख लें रूल नंबर 2, वाइल कंपेयरिंग टू सिक्योरिटीज, दो को करना जी, इसको बोलते हैं पेयरिंग टेक्निक। इसका मतलब आप एज ए इन्वेस्टर अब बड़े सारे झुंड में से, बड़ी सारी सिक्योरिटीज में से बड़ी अच्छी वाली सिक्योरिटीज निकाल सकते हो। इफ द रिस्क इज सेम, अब यहां पे रिस्क सेम कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन सेम कर दी, देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सिक्योरिटी विद हायर रिटर्न। बेटे रटना नहीं है, रटे आपके दुश्मन, लॉजिक समझना है। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड तब भी समझ आ सकता है यार, ये 3rd-4th क्लास के बच्चों को समझ आ जाएगा कि रिस्क अगर सेम है तो हम वो सिक्योरिटी लेंगे जिसमें रिटर्न ज्यादा हो। नीचे देखो ना, मैंने लिखा एसीसी सीमेंट, मैंने लिखा अंबुजा सीमेंट।
आपको रिटर्न निकालना समझ आ चुका है, मैंने बड़ी मेहनत करके बताया। आपको लास्ट क्लास में रिस्क भी कैलकुलेट करना बता दिया। अब आप चेक करो, दोनों का रिस्क सेम है, दोनों का रिस्क सेम है, कौन सी सिक्योरिटी लोगे? बेटे सेम रिस्क विद हायर लेवल ऑफ रिटर्न। अगर आप इसका एक्स एक्सिस बनाना शुरू करो तो यहां रिस्क लेंगे और यहां रिटर्न लेंगे। आप बताइए 19% है, ये इस तरह से बनेगा ग्राफ? आराम से बना के खुद देखो। बेटे मैं कह रहा हूं कसम होगी, अगर आपने अभी ग्राफ अपने आप नहीं बनाया, नहीं बनाओगे तो समझ कब आएगा, बता रहा हूं। मैंने आपको पूरा लॉजिकली बताया है, रिस्क एक्स एक्सिस में क्यों लेते हैं, वाई एक्सिस में रिटर्न क्यों लेते हैं, सब बताया यार। अब हिम्मत थोड़ी सी आपने करनी है। रिस्क यहां लिया, ये है जी 19%, ये लो मैंने 19% लिख दिया, रंग भी चेंज कर दिया, और यहां पर लिख लिया जी मैंने ये 24 और ये 35। आप बताओ कौन सी सिक्योरिटी लोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, जब 19 में हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो हम कहेंगे अंबुजा, ए अंबुजा आ गले लग जा, अंबुजा सीमेंट आ गले लग जा। इट मीन्स अंबुजा सीमेंट इज डोमिनेटिंग सिक्योरिटी। It means ACC Cement is dominated security. It means Ambuja is optimum security. It also means, अब सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, Ambuja is efficient securities, क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे एफिशिएंसी पे आऊंगा। आप समझ गए? रूल नंबर 3। अच्छा ग्राफ देख लीजिए, मैंने वैसे बनाया है, आपके लिए ग्राफ प्रिपेयर किया है, यही तो था, ये देखो ना, ये था ना 19 पे ले लो, ये 19 आ गया, ये ले लिया 19। अच्छा और यहाँ देखो ये था 24 और 35, तो ये आ गया 24, ये आ गया 35। बेटे बड़ी मेहनत की है, आपको क्या बताऊँ, ये ACC है, ये अंबुजा है, आप ये वाला लेंगे। अब मैं आ गया जी रूल नंबर 3 में। सब बच्चे लिख रहे हैं, कसम होगी अगर ना लिखा तो। मैं बता रहा हूँ बेटे बड़ी मेहनत हो रही है। While comparing two securities, ये हैरी मार्कोविज फादर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने रूल ऑफ डोमिनेंस 4 बनाए, जो मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं दिस, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आज आपके सामने इन बातों को खुलासा कर रहा हूं। इफ वन सिक्योरिटी हैज हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क एज कंपेयर टू देन फर्स्ट सिक्योरिटी विल बी सिलेक्टेड। बेटे बड़ी अच्छी किस्मत होगी ना तो मोबाइल फोन नहीं देखोगे, और उससे भी ज्यादा अच्छी किस्मत होगी ना अगर आपकी, तो कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के मेरे को देख रहे होगे और लिख रहे होगे। और अगर बिल्कुल बकवास किस्मत होगी ना, इन सब कुछ होने के बाद भी आप सोचोगे बाद में कर लेंगे। बेटे बाद में मैं लेक्चर ही हटा दूंगा। क्या बाद में कर लेंगे यार, जिंदगी में कितनी सारी बातें आपने सोची थी कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कभी की? बेटे समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी प्रीशियस। निकल जाता समय तो वापस नहीं आता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बेटे अभी क्यों नहीं, छोटी सी तो लाइफ है। जरा देखो, ITC का सबने नाम सुना होगा, HDFC का सबने नाम सुना होगा, ठीक है जी। इसका रिटर्न और दूसरी चीज रिस्क मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करके दे दिया आपको समझाने के लिए। रिटर्न कितना है 24, और इसका रिटर्न कितना है 20, इसका रिस्क कितना है 30, इसका रिस्क कितना है 40। आराम से आराम से। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा इसमें डाटा मैंने ठीक नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले इसको बनाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। ये वाई ऑन एक्स है जी, रिस्क है 30, ये आ गया जी 30, रिस्क है 30 और रिटर्न है 24। ये मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया जी, किसका? ये लिखा मैंने ITC का, आप सब देख रहे हैं ITC का लिख दिया। अब मैं आ गया HDFC में। HDFC में रिटर्न 20 है और रिस्क ज़्यादा है, ऐसे ही बनेगा। बेटे अपने आप ग्राफ बनाने हैं, हिम्मत करनी है, अमीर तभी बनेंगे। आप बताइए, इसमें रिटर्न भी कम है और रिस्क भी ज्यादा है,
और रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है। रिटर्न 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 ज्यादा है और रिस्क कम है। अच्छा रिस्क 40 है, सॉरी मेरी गलती है जी, मेरे को लगा वही मेरी गलती है सर, मैं एक दोबारा से बना रहा हूँ, ये देखो मेरी गलती है, मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। देखो जी मैं रंग भी चेंज कर रहा हूँ। रिस्क 40% है जी, मेरी गलती है सर 40, और रिटर्न 20 है जी, 20 ऐसे बनेगा, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर आप कौन सी सिक्योरिटी लेंगे, कौन सी लेंगे? ये है आईटीसी और ये एचडीएफसी। आईटीसी को ले लेंगे भाई साहब, आईटीसी को ले लेंगे। यही बात मैंने लिखा भी है, आईटीसी इज डोमिनेटिंग। और ये बात देखिए मैंने आपके लिए ग्राफ प्रिपेयर कर दिया। कौन बनाता है यार, मेन लेक्चर्स में कोई नहीं लेता, अभी तो मेन लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किए, बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए। ट्रेलर दे रहा हूं, इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, इंट्रोड्यूसिंग दीपिका पादुकोण, इंट्रोड्यूसिंग नगमा। चलिए जी लास्ट फूल में आ जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो हैरी मार्कोविच ने दिया। इसके बाद आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। व्हाइल कंपेयरिंग टू सिक्योरिटीज, इफ वन सिक्योरिटी हैज हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, मतलब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा, मतलब लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न। बड़ी सिंपल सी बात है, रिस्क कम लिया रिटर्न भी कम होगा, रिस्क ज्यादा लिया रिटर्न भी ज्यादा होगा। देन दिस टाइप इज नेम्ड एज अनडिसाइडेड सिनेरियो। फिर मैं धीरे धीरे और टूल्स बताऊंगा, आप इसको भी कर सकते हैं। अभी लिख लीजिए प्राइमा फेसी, हेंस इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक होता है रिस्क लवर, एक होता है रिस्क एलर्जिक, एक होता है रिस्क एवर्स। जैसे हरिद्वार का एग्जांपल दिया था, आएंगे पहले लिखिए ना, हायर द रिस्क टॉलरेबल कैपेसिटी द सिक्योरिटी विल बी सिलेक्टेड। आप पहले रूल नंबर 4 लिख लें और इसका आराम से ग्राफ बनाएं। कसम होगी अगर नहीं बनाया तो, कसम होगी भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं कसम होगी, पास नहीं हो गया अगर आपने नहीं बनाया तो। ये मैंने आपके लिए 8 और 15 एबीसी का ग्राफ बना दिया जी, ये एबीसी है, ए बी सी, चेक करिए आपका भी ऐसा आ रहा है एबीसी। अच्छा यहां पे 9% है जी एक्स वाई जेड का, और यहां 22 है जी, ये मैंने बनाया जी एक्स वाई जेड। अब यहां पे कोई भी सिक्योरिटी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रही, क्योंकि कम रिस्क ले रहे हैं तो कम रिटर्न आ रहा है, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं जो ज्यादा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये बिल्कुल मैंने ग्राफ जो प्रिपेयर किया आपके लिए अनडिसाइडेड केस का बनाया है, आप सब बनाएंगे। इट मींस नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दिस रिस्क, दिस इन्वेस्टर, कि क्या ये रिस्क लवर है, क्या ये रिस्क एलर्जिक है, क्या ये रिस्क अवॉइड करता है। वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, बड़ी सारी बातों पे। तो आई थिंक आपको मेरी पूरी बात समझ आ चुकी है, और मैंने आज आपके सामने बड़ी सारी बातों को रखा। आज हमने लेक्चर नंबर कौन सा कंप्लीट कर दिया? 4। बेटे मैंने रिस्क रिटर्न, रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप और डोमिनेंस रूल की बातें की। हैरी मार्कोविच ने इन सब को यूज करके एक नया चित्र बनाया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है बेटे नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला है नेक्स्ट लेक्चर, ये नेक्स्ट लेक्चर है। ये देखो, जिसमें उसका नाम उसने डाल दिया एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट फ्रंटियर। आराम से बेटे, घबराना नहीं बेटे, आप सबके को अब समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैंने मेहनत क्यों की। बेटे अब आपको समझ आएगा एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब क्या है। तो जो अभी तक मेहनत हुई, अभी धीरे धीरे रंग लेके आएगी, रंग चोखा ही चोखा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गाने भी दिखाने वाला हूं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मूवी दिखाऊंगा शाहिद कपूर की, आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं।